Hello everyone, good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article that we're going to discuss about is child marriages in India. So in this we will be discussing about some data from National Family Health Survey, and we also going to discuss about what are the key initiatives taken by Government of India. Other than that, we will be talking about what are the challenges that are still prevailing in Indian society because of which we are facing this problem yet again. The second article we're going to talk about is about news publishers. Right now in the digital era, what kind of challenges they are facing from technical giants that we're going to talk about. The third article is about Money Laundering Act. The bail provisions in Money Laundering Act is very stringent. So, how a bail can be granted to a person in this particular case, a guidelines, a proposal was given by the Supreme Court. We will be discussing that in detail. Last article में Science and Tech में we will be talking about Subal 20 logistic drone. So these are the articles that we gonna discuss in detail. आइए एक एक करके इनको समझते हैं. The first article if we talk about is all about child marriage. देखिए इंडिया में जो लीगल मैरिज एज है लड़की की वो है 18 इयर्स और लड़के के केस में, मेल के केस में ये है 21 इयर्स. अब अगर किसी भी बच्चे की मैरिज इस एज से छोटी एज ग्रुप में होती है, इसे कहा जाता है आपका चाइल्ड मैरिज. सो दैट इज नोन एज योर चाइल्ड मैरिज. सो राइट नाउ द रेट ऑफ प्रेवलेंस is somewhere around 23. That is a drastic reduction. If I talk about now, in year 2005, there used to be 47.4% child marriage rate in India. Now it is reduced to 23.3% in year 2021 as per the National Family Health Survey. And with that, we ensure almost 2 लाख जो बच्चियां हैं जिनकी समय से पहले शादी हो जाती थी वो हमने बचाई है यहां पे. बट एक प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है कि भाई 5 में से 1 लड़की आज भी चाइल्ड मैरिज का शिकार है. तो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस? देखिए अर्ली मैरिज की वजह से जो आप ये कह सकते हैं फीमेल्स को कई सारे हेल्थ चैलेंजेस को कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इंडियन फीमेल्स दे आर एनेमिक, कहीं ना कहीं खून की कमी है उनमें कैल्शियम की कमी है. एंड बिकॉज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब ये होती हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा चाइल्ड बेयर करने पड़ते हैं, मींस मल्टीपल प्रेगनेंसी. ये जो प्रॉब्लम है और ज्यादा एक्सकलेट कर जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो बिकॉज ऑफ दिस राइट नाउ आवर फोकस इज टू इंश्योर कि भी चाइल्ड मैरिजेस को आप कम कर सके ताकि जो फीमेल मोर्टेलिटी रेट है इसमें हम इंप्रूवमेंट ला सके कि भाई इसको हम ठीक कर सके, करेक्ट कर सकें. द सेकेंड प्रॉब्लम इज बिकॉज चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो लड़कियों में हायर एजुकेशन बहुत कम देखने को मिलती है. तो इसको भी हम एड्रेस करना चाहते हैं बिकॉज अगर एजुकेटेड नहीं होंगी फीमेल, हेल्दी नहीं होंगी तो वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी. एंड बिकॉज इकोनॉमिकली वो अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो इस वजह से कई बार इनके ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटी भी कंडक्ट की जाती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी जैसी चीजें. और इन एडिशन टू दिस दे ऑल्सो फील इनसिक्योर अबाउट देयर फ्यूचर. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि मेजर चैलेंजेस आते हैं आपके अगर अर्ली आपको मैरिजेस देखने को मिलती है. अब गवर्नमेंट ने इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, इन केसेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. इसमें हमने लीगल एज सेट की कि भाई 18 ईयर्स से छोटी किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी एंड जो लड़का है उसके केस में एज रखी 21. साथ के साथ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को हमने अपॉइंट किया जो इंश्योर करेगा इन एक्ट की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को. नाउ इन एडिशन टू दिस वी हैव स्टार्टेड विद द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कहीं ना कहीं गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करता है. अब जितना लंबा लड़की स्कूल के अंदर रहेगी उतनी ही डिले मैरिज होगी. मींस नॉट जस्ट स्कूल, हायर एजुकेशन जैसे कॉलेजेस एंड उन चीजों को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग. तो जितना बच्ची पढ़ेगी उतनी लेट शादी होगी
तो इससे ना केवल उनकी हेल्थ को हम कहीं ना कहीं बेटर वे में मॉनिटर कर पाएंगे, बेटर वे में कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाएंगे, बट साथ के साथ उनको फाइनेंशियली भी इंपावर कर पाएंगे। एंड इन एडिशन टू दिस वी विल बी एबल टू इंश्योर दैट उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो सके। तो वो चीज यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। देन इन एडिशन टू दिस वी हैव स्टार्टेड विद दी धन लक्ष्मी स्कीम। अब ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा स्कूल में रहे, मींस ज्यादा से ज्यादा इन द सेंस की मैक्सिमम एज ऑफ स्कूलिंग या ईयर ऑफ स्कूलिंग हम यहां पर इंश्योर करना चाहते हैं। विद दिस वी ऑल्सो फोकस अपॉन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विच वॉज लॉन्च इन ईयर 2023 एंड द एम वॉज जो हाई प्रिविलेंस सेंटर्स है जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, इन एरियाज में कम्युनिटी अवेयरनेस के ऊपर हमारा फोकस हो। अब सुकन्या समृद्धि योजना भी हमने स्टार्ट की जिसमें एक तरह की ये सेविंग स्कीम है जो पेरेंट्स को उनकी डॉटर को एजुकेट करने के लिए प्रमोट करते हैं। कुछ पैसा आप 18 ईयर की एज पे एजुकेशन के लिए विड्रॉ कर सकते हैं एंड इवन आप शादी के टाइम पे जो जैसे फॉर एग्जांपल जो खर्चा होता है उसमें भी ये आपका हेल्प कर सकता है इन द सेंस कि आप रेगुलर एक कंटिन्यूस सेविंग कर रहे होंगे, हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा सॉरी अबाउट दिस, हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा विद कंपेयर टू द बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, तो कहीं ना कहीं एक सेविंग हैबिट बनेगी बच्ची के लिए, उसके एजुकेशन के लिए। कम्युनिटी इंगेजमेंट अवेयरनेस के ऊपर भी हमारा फोकस है जहां पर महिला संख्या ये ट्रेनिंग है लोकल लीडर्स की सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी एंड जो कल्चर है चाइल्ड मैरिज का उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज किया जा सके। इसके लिए यहां पर हम इस पूरी इंगेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वी शुड डू इन दी स्कूलिंग। तो यहां पर मीडिया कैंपेन्स के थ्रू एंड इवन स्कूल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम पेट्रियार्कल माइंडसेट को रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट टू ब्रिंग attitudinal change so that the perspective of society towards female should be unbiased। तो यहां पर उसके ऊपर भी हम यहां फोकस कर रहे हैं। अब एजुकेशन के बारे में और हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो एजुकेशन फ्रंट पे हम सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं कि फीमेल सेकेंडरी एजुकेशन में पार्टिसिपेट करे। बट इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यह आती है कि जो सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं कई बार रूरल एरिया में नियर बाय में अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से फीमेल्स की स्कूलिंग छूट जाती है। तो कस्तूरबा गांधी जैसे हम स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग अपॉन दैट ऑल्सो। स्टेम टेक्नोलॉजी में वुमेन का पार्टिसिपेशन हम इंक्रीज करना चाहते हैं। स्टेम मतलब एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथ। तो वी आर फोकसिंग अपॉन दैट ऑल्सो। अब लक्ष्य स्कीम देखिए या जननी सुरक्षा योजना देखिए, तो मल्टीपल चीजों के थ्रू वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि हम फीमेल के हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी फोकस करें जहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम रिड्यूस कर सके इंडियन सोसाइटी में। अब ये तो हो गया कि क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, बट स्टिल कुछ चैलेंजेस आपके आज भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि जहां पर वुमेन्स को एक बर्डन माना जाता है सोसाइटी में कि भाई मैरिज होगी, पैसा लगेगा, तो वहां पर ज्यादातर केस में जहां पर सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रहते हैं आपके, उन एरियाज में डाउरी और पॉवर्टी को प्रिवेंट करने के लिए इन प्रेशर्स में कहीं ना कहीं अर्ली मैरिज कर दी जाती है बच्चियों की कि भाई कम दहेज देना पड़ेगा एंड मोर ओवर सोसाइटी में कोई स्टिग्मा उनके साथ अटैच ना हो जाए। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए वी आर फोकसिंग अपॉन कि कहीं ना कहीं ये जो सोशल इंपावरमेंट्स की आपकी स्कीम्स चलती है तो उसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के ऊपर हमें फोकस करना होगा। देन कल्चरल नॉर्म एंड जेंडर इनइक्वालिटी। देखिए सबसे पहले आप देखिए कई कई रीजन्स में आपको अर्ली चाइल्ड मैरिजेस की प्रेवलेंस देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है एंड इसके पीछे परपेचुअल जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिस्पॉन्सिबल। सो वी हैव टू मेक श्योर जो पेट्रियार्कल एटीट्यूड है इसको हम कैसे एड्रेस करें, मींस जो कल्चर में चीजें जो गलत इम्बाइडेड है उसको कैसे रेक्टिफाई करें, उसको कैसे चेंज करें, उसके ऊपर हमारे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अवेयरनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट अभी ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे सामने, वीक इन्फोर्समेंट एंड अवेयरनेस। अब होता ही है कि भी देखो हमने सभी इंस्टीट्यूशंस वगैरह क्रिएट किए
चाहे आप पुलिसिंग सिस्टम की बात करें, जुडिशियल सिस्टम की बात करें, बट फ्रिक्वेंटली इसमें डिलेज देखने को मिलता है कि भी इंप्लीमेंटेशन पार्ट में एग्जीक्यूटिव अपनी रोल को पूरी तरह से इफेक्टिवली प्ले नहीं कर पाया, एंड इवन जुडिशरी भी जो जुडिशियल डिले देखने को मिलता है, इसकी वजह से इन इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पाया। तो यहां पर इन्फोर्समेंट साइड पे आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जहां पर आपको आज की डेट में भी ये केस अंडर रिपोर्टेड देखने को मिलते हैं। तो अवेयरनेस जनरेशन करोगे तो इससे केसेस रिपोर्ट होंगे और इससे एक डेटरेंस क्रिएट होगी सोसाइटी में। अब क्या मेजर्स हमें फोकस करने चाहिए, जैसे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की बात की जाए तो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए और रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि ये टाइमली और इफेक्टिवली इंटरवीन कर सके, तो इंप्लीमेंटेशन पार्ट आपका बेटर हो जाएगा। फिर नेशनल लेवल पे एक मैरिज रजिस्ट्री बनानी चाहिए जिसके थ्रू मैरिजेस को रजिस्टर किया जाए, इससे हम एज डिटर्मिनेशन में हमें हेल्प मिल सकती है। लास्ट में आपको वोकेशनल और एजुकेशनल फैक्टर पे काम करना होगा, जहां पर आप यूनिवर्सलाइज कर दीजिए जो सेकेंडरी एजुकेशन और वोकेशनल कोर्सेज है। जैसे हम 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं, तो यहां पर हमें इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इवन दे रिजाइड इन द रूरल एरिया, एंड रूरल एरिया में वी डू नॉट हैव द स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ट्रांसपोर्टेशन को इफ वी कैन सिक्योर देन दैट कैन बी अ पॉसिबल थिंग कि जिससे एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगी। एंड इन एडिशन टू दिस वी कैन ऑल्सो फोकस अपॉन स्कॉलरशिप्स, बिकॉज विद दैट फीमेल्स की एजुकेशन का जो बर्डन है वो फैमिली के ऊपर कम रहेगा, तो फीमेल की मैरिजेस भी आप डिले कर पाएंगे। तो दैट इज वेयर आई विल से कि आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि स्कूलिंग जो ईयर्स है वो आप इंक्रीज कर पाएंगे, एजुकेशन इंप्रूव होगी तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपने आप इंप्रूव होगी। जहां पर आप ये मान के चलें कि देखिए बहुत से एरियाज में आपको आज भी ये देखने को मिलता है कि फीमेल्स को आज भी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने से रोका जाता है। अब यहां फीमेल्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है, बाय कहीं ना कहीं एजुकेशन अगर उनकी अच्छी होगी, उनके पास स्किल्स होंगे जो मार्केट रेलेवेंट होंगे, तो उसके थ्रू आप इस चीज को इंप्रूव और इनहैंस कर सकते हैं। कम्युनिटी और कल्चरल लेवल पे हमें जो अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे सोसाइटी में इस जो टैबू जो अभी भी एग्जिस्ट करता है इसको हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। क्योंकि लोगों में जब अवेयरनेस आएगी, इसके रिपरकशंस पता लगेंगे, तभी कुछ इफेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं। बिकॉज एवरी टाइम जो जन आंदोलन होता है वो सोसाइटी में चेंज ला पाता है, रादर देन यहां पर आप लॉ या आप किसी स्ट्रिंजेंट मेजर्स की बात करें। उसके कंपैरेटिवली सोसाइटल मूवमेंट ऑलवेज गोना हेल्प यू आउट, क्योंकि सोसाइटी खुद से उसको अडॉप्ट कर रही है और इससे कहीं ना कहीं आपको लोगों के अंदर रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगी। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे 1857 में ब्रिटिशर्स, उससे पहले इंडिया के जो रिलीजियस सिस्टम है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म ला रहे थे, बट 1857 के बाद आपको देखने को नहीं मिले, बिकॉज लोग चेंजेस चाहते नहीं थे। द थिंग इज, अगर अवेयरनेस जनरेशन करोगे तो धीरे धीरे सोसाइटी इन नॉर्म्स को मानने लगेगी जो करंट नॉर्म्स है, और इससे ही बदलाव आ सकता है। तो दैट शुड बी योर पॉसिबल सोल्यूशन। तो नेक्स्ट आर्टिकल, इट्स ऑल अबाउट फेयर शेयर। अब देखो सबसे बड़ी इस आर्टिकल में प्रॉब्लम बात की जाती है कि भाई देखो, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बात कही कि हमें फेयर कंपनसेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो डिजिटल मीडियम्स है इसमें बिग जायंट्स का बहुत ज्यादा स्टेक है। अब जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनके ऊपर जितनी एड्स चलती हैं, उतनी एड्स, उतना रेवेन्यू ये आपके प्रिंट मीडिया नहीं कमा पा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके कंटेंट्स को भी ये कहीं ना कहीं बिना कॉपीराइट के यूज कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां ये कहा जा रहा है कि हमें फेयर कंपेंसेशन क्यों चाहिए। कहते हैं एक पावर इम्बैलेंस है। जो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स है ये कंट्रोल करते हैं आपके न्यूज कंटेंट को, कि कैसे वो डिस्कवर होंगे, मतलब किस न्यूज आर्टिकल को किस पर्टिकुलर कंपनी के आपको प्रमोट करना है उसको ये हैंडल कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आप इसको ऑनलाइन कैसे मोनेटाइज करेंगे ये भी कहीं ना कहीं यही हैंडल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई
न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर में अब मान लीजिए कोई एड कैंपेन आया, अब इसमें मेजॉरिटी जो शेयर है वो मिल जाता है आपकी जैसे गूगल को, एंड मिनिमम शेयर आपके द हिंदू न्यूज़पेपर को मिलेगा। तो कहते हैं कि भाई रेवेन्यू शेयरिंग यहां पर बहुत अच्छी नहीं है, तो वो फेयर नहीं है, एक पावर इंबैलेंस एग्जिस्ट करता है। अब इसमें क्या होता है कि भाई जैसे गूगल कहता है कि भाई आपकी साइट पे ट्रैफिक तो मैं लेके आया हूं, तो इस वजह से मेरा ज्यादा शेयर है। अब इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर ये कहता है कि भाई कंटेंट तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरा शेयर ज्यादा होना चाहिए। तो एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है हमें यहां। दूसरा, रेवेन्यू डिक्लाइन की अगर बात की जाए तो ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल क्या होते थे कि भाई प्रिंट एड से बहुत सा पैसा आता था। जैसे आप पहले देखिए, आपको ना न्यूज़पेपर में एक पूरा सेगमेंट्स देखने को मिलता था जहां पर लोग एड पब्लिश करते थे। जैसे आज का भी द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप उठाएंगे दिल्ली का, तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की मार्केटिंग के ब्रोशर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक रेवेन्यू सोर्स है किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि बड़ी एजेंसीज तो चलो फिर भी अपने आप को हैंडल कर सकती हैं, बट जो छोटे आउटलेट्स हैं उनके ऊपर आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि उनको रेवेन्यू नहीं आ रहा है, एंड वो क्लोजर की स्टेट पे पहुंच गए कि भाई इनको काम अपना क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो वो एक दिक्कत आ गई। फिर आज की डेट में एआई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, आप किसी भी चीज से रिगार्डिंग अगर इंफॉर्मेशन मांगते हैं दे कैन प्रोवाइड यू। अब जो लोग पहले सब्सक्रिप्शन लेते थे, जैसे मान लो द हिंदू न्यूज़पेपर है, आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते थे, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो आप अब सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, तो इनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो कहते हैं कि भाई एक तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी गया कि हमने एडिटोरियल खुद से लिखा था, अब यहां पर विवेक शर्मा आके यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने वो एडिटोरियल नहीं पढ़ा, तो इनका एक तो पैसा नहीं बना, और दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपको वायलेशन देखने को मिला। तो बाय दिस थिंग दे आर सेइंग कि भाई हम बहुत ज्यादा लॉस पे आ रहे हैं। लास्ट में इसमें कहा जाता है कि देखो, अगर आप इनोवेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वहां पर आपको फोकस करना होगा ना कि कुछ आप पॉसिबल सोल्यूशन दीजिए कि भाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तभी तो प्रमोट होगा जब पैसा होगा। अब पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे प्रमोट करोगे आप? तो वो एक चीज आ जाती है। अब इसके अगेंस्ट में क्या कहना है, कहते देखो, आप गूगल न्यूज की बात करें या फेसबुक का अगर ड्राइव्स की बात करें या ट्रैफिक की बात करें, तो ये इनोवेटिव वे है। अब अगर इनको आप इनोवेशन को प्रमोट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये न्यू टेक्नोलॉजीज का होने का क्या फायदा हुआ? तो इनोवेशन बेसिकली आपका इकोसिस्टम ड्रिवन है, और यहां पर ऑडियंस के टेस्ट को वो कहीं ना कहीं समझ के उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी, अब सेम टाइप की वीडियोस को आपको रिकमेंडेशन लिस्ट में देखने को मिल रही है, तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड अकॉर्डिंगली रेलेवेंट डाटा को फीड करती है। तो कहते हैं ये इनोवेशन फिर तो खत्म हो जाएगा। फिर जो स्मॉल पब्लिशर्स हैं, इनके ऊपर इनका डायरेक्ट कोई वो नहीं था कि भाई ये डायरेक्टली इसको इंपैक्ट करना चाहते थे, तो ये एक प्रॉब्लम है यहां पे कि भाई लार्ज पब्लिशर्स हो सकते हैं इनको बेनिफिट मिले कि भाई रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम्स में अच्छे पैसे मिले, बट स्मॉल और रीजनल प्लेयर्स को आप कह सकते हो कि बहुत लिमिटेड गेन मिलने वाला है, बहुत ज्यादा गेन नहीं मिलने वाला। एक प्रॉब्लम यह भी हो सकती है कि आज हम इसे रेगुलेट करने की सोचें और भविष्य में ओवर रेगुलेट कर दे, तो वो कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन होगा। तो कहते आपको कुछ ग्लोबल लेसन से सीखना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया का केस लीजिए, ऑस्ट्रेलियाज न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, गूगल और फेसबुक के साथ नेगोशिएट किया पेमेंट को, और इसको कहीं ना कहीं जैसे जो कंटेंट वो यूज कर रहे हैं उसके लिए पब्लिशर्स को क्या फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसको इन्होंने इंश्योर किया। अब फ्रांस ने भी ऐसे ही एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया इन टेक प्लेयर्स के साथ एंड जो न्यूज क्रिएटर्स है उनके साथ, ताकि एक फेयर कंपनसेशन को हम यहां पर इंश्योर कर सके। तो ऐसा ही कुछ हम भी कर सकते। अब यहां रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नीड के बारे में आपको समझना होगा कि क्या है और क्यों है। तो सबसे पहले एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में कि भाई ईच एंड एवरीथिंग शुड बी फेयरली डिपिक्टेड, देयर शुड बी नो बायसनेस, ताकि फेयर कंपनसेशन को हम इंश्योर कर सके। दूसरी चीज, जैसे एडिटोरियल्स की अगर हम बात करें, अगर एडिटोरियल्स के
इंडिपेंडेंस आपको इंश्योर करनी है। अब ऐसा ना होना कि मेरी जो कलम लिख रही है इसके पीछे जो शाई डल रही है वो किसी बिजनेस हाउस से या पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग से चल रही हो। व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि समटाइम द मीडिया हाउसेस कैन बी इन डीप डिस्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ विच समटाइम दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मार्केट। एंड अब ऐसे केस में जो एडिटोरियल है उसमें बायसनेस आ सकती है। तो दैट्स व्हाई इस चीज को इंश्योर करने के लिए, हाई क्वालिटी जर्नलिज्म को इंश्योर करने के लिए उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी रेवेन्यू सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर आपको इंकरेज करना चाहिए कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पर सब्सक्रिप्शन या पे वॉल्स जैसी आप चीजों को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए गूगल न्यूज है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आने लग जाए तो इसके बेसिस पे कुछ रेवेन्यू शेयरिंग हो सकती है आपके मीडिया हाउसेस के साथ, तो उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। एंड एक बेसिक चीज ये भी है कि देखो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस फिर भी इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, बट छोटे मीडिया हाउसेस के लिए हमें यहां पर फोकस करना होगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम सेट कर सकें जहां पर अनड्यू कंपटीशन इन्हें फेस ना करना पड़े। अब यहां अकेले तो आप ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो आपको लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ फोकस करना चाहिए। एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम डिजाइन कर सके जो अक्रॉस ऑल नेशंस आपका इंप्लीमेंट हो, मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे, पैन वर्ल्ड लेवल पे हम एक चीज को यहां पर इंट्रोड्यूस करें और जिससे आप ये इंश्योर कर सके कि आप प्रोटेक्ट कर सके मीडिया की फ्रीडम को, प्रेस फ्रीडम को, एंड इवन आप इंश्योर कर सके अकाउंटेबिलिटी को। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया। आइए अब बात करते हैं आज के तीसरे आर्टिकल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट सीक्स बैलेंस बिटवीन बेल एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अक्यूज्ड टू टाइमली ट्रायल्स। देखिए इसमें बहुत सारे केसेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, रेफरेंस दूंगा, बट इन केसेस के रेफरेंस में आपको कुछ एक को ही याद रखने की जरूरत है। अब हुआ क्या कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो इसके सेक्शन 45 में यह कहा जाता है एक्ट के कि भाई आपको अपनी इनोसेंस को प्रूव करना होगा। बट इन दिस केस ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, और जिसकी वजह से कंटिन्यूसली आपको बेल डिनाई की जाती है। तो यहां कहा जाता है कि भाई देखो एक अक्यूज जो है इसकी पर्सनल लिबर्टी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका अंडर आर्टिकल 21 एंड वी हैव टू इंश्योर दैट एंड वी हैव टू आल्सो इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशंस। तो यहां पर इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ हम मिनिमम ग्राउंड्स को फोकस करते, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीजें देखने को मिलती है और क्या चीजें हमें एड्रेस करनी है उसको समझते हैं। तो कहते हैं आज की डेट में प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई जैसे ऊपा एक्ट है या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके अंडर अगर पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो बहुत लंबे समय का डिटेंशन रहता है। तो हम आर्बिट्री डिटेंशन को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। प्री ट्रायल जो डिटेंशंस है हम उनको कम करना चाहते हैं। राइट टू लिबर्टी जो आर्टिकल 21 के अंडर गिवन है उसको हम इंश्योर करना चाहते हैं हर अक्यूज को। तो ये चीज वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की थी अरनिश कुमार गाइडलाइंस के अंडर। देन बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। अगर आप इस प्रिंसिपल को देखें तो 1978 के स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि बाय डिफॉल्ट बेल शुड बी ग्रांटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, हिनियस क्राइम या बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है उस समय आप पर्सन को डिनाई कर सकते हो बेल। लास्ट में कहा जाता है कि भाई बेल्स के ऊपर कंडीशंस लगी हुई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, तो इसके लिए कुछ हम गाइडलाइंस इशू कर देते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इन्होंने बताए, तो कुछ गाइडलाइंस क्या इशू करते हैं। कहते हैं सबसे पहले बेल की कंडीशन को आप सिंप्लीफाई करो कि भाई बॉन्ड्स की जरूरत थी, अब अंडर ट्रायल्स इंडिया में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 75% इंडिया के प्रिजन में जो आज पॉपुलेशन है वो अंडर ट्रायल है, एंड ये जो अंडर ट्रायल आपकी पॉपुलेशन है इसको एक अगर आप देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि इनके पास इतना पैसा नहीं होता सो दैट ये बॉन्ड फिल कर सके और बेल ले सके। तो यहां कहा जाता है कि भाई आप
इसके इंस्टेड उन्हें जेल में रखने की बजाय आप कम्युनिटी सर्विसेज करवाइए उनसे, और यहां पर आप खासकर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस सेक्शन जो है उसको इस कंडीशन में रख सकते हैं। अब ऐसा मतलब जो ये डाटा है, ये डाटा आपका दिया था सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने। अब दूसरी चीज कि भाई देखो, हम ये अज्यूम करके चलते हैं इंडियन लॉ सिस्टम में कि एक अक्यूज इनोसेंट है जब तक उसे गिल्टी प्रूव ना किया जाए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इन दैट केस आर्बिट्री अरेस्ट को बचाने के लिए, मतलब वहां पर उसको रोकने के लिए हम यहां फोकस कर रहे हैं कि एक्चुअल में एक क्लियर जुरिस्डिक्शन हम दे सके पुलिस को कि किस केस में आप किस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं एंड कितनी देर तक उसे यहां पे डिटेन करके रखा जा सकता है। तो दैट शुड बी आवर मोटिव कि भाई यहां पर आप आर्बिट्री मतलब अपने तौर तरीकों से किसी को अरेस्ट ना करें। इन एडिशन टू दिस कम्युनिटी बेस्ड सुपरविजन के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, उसमें जीपीएस ट्रैकर्स की बात की गई थी कि भी आप प्रिजनर्स के ऊपर उसे लगा सकते हैं और उन्हें बेल ग्रांट कर दीजिए, प्रिजन्स के बाहर भेजिए उन्हें। बट इसके साथ साथ आप इफेक्टिवली कम्युनिटी बेस्ड सुपरविजन मॉडल को स्टार्ट कीजिए। जैसे मोहल्ले की आंटियां होती है ना, मोहल्ले में कौन आ रहा है जा रहा है सबके ऊपर नजर रखी होती है, तो यहां पर उन्हीं कम्युनिटी को आप एक्टिवेट कीजिए और आप उससे कहीं ना कहीं एक तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर इंक्रोचमेंट नहीं होगा एंड प्लस आप ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि जो प्रिजन से बेल मिली है वो लोग भाग ना जाए। स्पीडी ट्रायल्स को आपको इंश्योर करना होगा। अगर स्पीडी ट्रायल्स होंगे तभी ये जो बेल्स हैं वो ग्रांट की जा सकेंगी। इफेक्टिवली जुडिशियल सिस्टम को जस्टिस डिलीवर करने के लिए यहां पर फोकस करना चाहिए। दैट शुड बी देयर। अब ऐसा जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी ने भी सजेस्ट किया था कि भाई टाइमली जस्टिस डिलीवर करने की आपको जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंप्रूव कीजिए, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या स्किल्ड मैन पावर की बात करें या कोर्ट रूम स्पेस की बात करें, आपको इन सभी फ्रंट्स पे कहीं ना कहीं जरूरत है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर बिल्ड करें। अब आज का आखिरी आर्टिकल अगर बात करें तो सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन्स के बारे में हम बात करेंगे। इंड्योर एयर करके एक आपकी कंपनी है जिसने इसे बिल्ड किया है। अब सबल 20 लॉजिस्टिक हम कहां पर लेके आ रहे हैं, कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर में अपनी मॉनिटरिंग को इंप्रूव करने के लिए। ये एक इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है जिसकी पेलोड कैपेसिटी 20 kg है और ये हाई एल्टीट्यूड में प्रिसीजन लॉजिस्टिक डिलीवर कर सकता है। अब इसका वर्टिकल टेक ऑफ है, वॉइस जो साउंड है वो बहुत कम है एंड इन एडिशन टू दिस इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो स्टिल्थ मटेरियल है, जिसकी वजह से इसे ट्रैक कर पाना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब आवाज कम क्यों है, क्योंकि जो आपकी आरपीएम है वो लो है, जिसकी वजह से साउंड जो क्रिएट करता है, साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम है। अब इंडोर एयर सिस्टम की बात की जाए तो आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन सेंटर में इसे 2018 में डेवलप किया गया था एंड यहां पर 2023 में गवर्नमेंट के साथ इनकी डीलिंग हुई। अब जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह कि भाई ये अब्सॉर्ब करता है आपकी जितनी भी वेव्स, यानी ये जो जहाज है इसके ऊपर जो मटेरियल यूज किया गया है ये आपकी जितनी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की वेव्स है उनको अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे रडार्स के ऊपर इसकी ट्रेसेबिलिटी कम हो जाती है। तो एक तरह से सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, इनके अगेंस्ट ये आपका क्या बिल्ड कर पाता है, एक आप कह सकते हो कि अ काइंड ऑफ एक इनविजिबिलिटी को क्रिएट कर लेता है। तो इसमें आपका अलक्ष्य अनलंक्ष्य ये मटेरियल यूज किया गया है। तो दैट्स इट यहां पर आज के डिस्कशन में। आई होप आपको मेजर आर्टिकल्स जो आज हमने डिस्कस किए समझ में आए हो। अगर समझ में आए हो तो वीडियोस को एंड करने से पहले लाइक बटन जरूर दबाना। धन्यवाद।